जो पढ़ाया था लास्ट टाइम, कुछ पूछना है किसी को? बताइए, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं मैं आगे बढ़ता हूं। आइए, आज तुम लोग कहां से दर्शन दे दिए जी? हाँ, नहीं पूछना है? समझ में आ रहा जो पढ़ाया जा रहा है? ठीक है, तो कुछ बताएंगे? कोई बताएगा कुछ? प्रोकैरियोट में कितना ORI होता है बताओ जी तुम? प्रोकैरियोट में कितना ORI? हाँ, 3 सिंगल हो, बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, प्राइमर बनाने की जरूरत क्या पड़ती है? व्हाट इज द नीड ऑफ प्राइमर? हाँ, कोई बताएगा प्रॉपर आंसर? प्राइमर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को एक OH ग्रुप चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं कर सकता है, इसलिए उसको एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और बताइए। कोडिंग आपके पास 2 स्ट्रैंड थे, देखिए। नहीं, कोडिंग तो अब आएगा। आपके पास कंटिन्यूअस था और एक डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की पोलैरिटी कितनी होती है? पोलैरिटी 3 to 5 की 5 to 3? 3 to 5 या 5 to 3, ये बताइए कंटिन्यूअस की पोलैरिटी। हाँ, 5 to 3। बुक में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा है? हाँ, वो कंटिन्यूअस की पोलैरिटी कितनी लिखी हुई है? 3 to 5। पोलैरिटी जानते हैं क्या है? ये 3 प्राइम एंड है आपका, देखिए ये है 3, ये है 5, 3 और 5। ये कंटिन्यूअस बन रहा है, देखते रहिएगा। यहां पर क्या आएगा? 5 से 3 डीएनए बनता है, सब पता है हमको। डीएनए कहां से कहां बनता है? 5 से 3। तो ये वाला स्ट्रैंड है, ये कौन सा है आपका? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की पोलैरिटी, कंटिन्यूअस ये नहीं है, ये तो टेम्पलेट है। ये कंटिन्यूअस है, इसकी पोलैरिटी 5 to 3 है। इसकी पोलैरिटी कितनी है डिसकंटिन्यूअस की? 3 से 5 की 5 to 3। बताइए बुक में क्या लिखा? 3 to 5 लिखा गया होगा, चेक करिए एक बार। हाँ, पढ़ाओ जी, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कंटिन्यूअस वाइल द अदर डिसकंटिन्यूअस की 5 to 3 है, और क्या लिखा है? एक मिनट। टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3, द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस वाइल द अदर टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 5 to 3। अच्छा, दूसरे की होती है 5 to 3 और पहले की क्या है? 3 to 5। अच्छा, देखेंगे क्यों ऐसा लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, हाँ वो ठीक है, समझना पड़ेगा क्या है वो, छोड़िए। अब आगे का टॉपिक क्या है? हाँ जाओ जी, जल्दी जाओ। आगे का टॉपिक पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन, और बता दिया जाएगा आपको, ठीक है? जो लिखा हुआ है समझ के थोड़ा सा आइए। आगे का टॉपिक क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। कुछ समझ में आ रहा पीछे तुम लोगों को जी? तुमको आज नए हो, पहले दिन बायोलॉजी ही लिए ना? ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? देखिए, ट्रांसक्रिप्शन ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, रेप्लिकेशन से ज्यादा बड़ा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना। क्या चीज? डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। कोई भी आरएनए बने। आरएनए कितने टाइप के होते हैं? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और
SNRNA, ठीक है। हाँ, SNRNA होता है एक छोटा RNA। तो ये आपके RNA जो बनेंगे, या तो mRNA बनेगा या तो tRNA और या तो rRNA बने, ठीक है। और एक होता है SNRNA। SNRNA क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर RNA। तो डीएनए से कोई भी RNA बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। अब ट्रांसक्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में। पहली चीज देखिए, रेप्लिकेशन में आप जानते हैं डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों कॉपी होते हैं, दोनों स्ट्रैंड। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक स्ट्रैंड। तो पहला जो डिफरेंस है, ओनली वन स्ट्रैंड, ओनली वन स्ट्रैंड कॉपीड, केवल एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है। जैसे आप डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? केवल एक ही स्ट्रैंड से। अब कौन से स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा वो आगे पढ़ेंगे। किससे बनता है? एक होता है कोडिंग और एक क्या है? टेम्पलेट, ठीक है। तो कोडिंग से नहीं बनता है, एक ही स्ट्रैंड कॉपी होगा और वो फिक्स होता है कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होगा। अब देखिए, एक स्ट्रैंड कॉपी तो होगा, लेकिन पूरा स्ट्रैंड डीएनए का कभी कॉपी नहीं होता है, ये भी चीज है। ओनली वन स्ट्रैंड कॉपी, एक ही स्ट्रैंड से बनेगा आरएनए, और पूरे डीएनए से आरएनए नहीं बनता है, पूरे स्ट्रैंड से उसके एक पार्ट से बनेगा, एक हिस्से से बनेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ओनली वन स्ट्रैंड कॉपीड एंड ओनली a part of DNA, a part of that strand। ये समझ में आ रहा है? डीएनए में दो स्ट्रैंड, जिसमें से केवल एक ही स्ट्रैंड कॉपी होकर आरएनए बनाएगा, और उसमें ही पूरे स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनेगा, उसके एक छोटे से हिस्से से बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब डीएनए में टेम्पलेट स्ट्रैंड कॉपी होता है, आरएनए में भी क्या होगा? एक टेम्पलेट स्ट्रैंड कॉपी होकर आरएनए बनाएगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं? जैसे डीएनए में दो स्ट्रैंड थे, अगर यहाँ एडेनिन लगा, यहाँ थायमिन, यहाँ गुआनिन, यहाँ साइटोसिन, ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। जब इससे डीएनए बनेगा तो देखिए इस तरीके से, यहाँ ए जी, ठीक है, यहाँ क्या हो गया? टी, ठीक है। इसके सामने क्या लगेगा? टी, सी और ए लगेगा। मतलब इस टेम्पलेट से जब नया डीएनए बनेगा तो उसका वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा, होता है ना, उसमें थायमिन लगता है, ध्यान रखना है। लेकिन जब यही आरएनए बनेगा, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। तो आरएनए में जानते हैं यूरेसिल लगता है। तो बुक में एक लाइन ये लिखा हुआ है कि आरएनए जो नया बनेगा उसमें थायमिन के प्लेस पर क्या लगेगा? यूरेसिल लगेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। तो थायमिन, यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थायमिन। ये तो हो गया, ठीक है। अब इसका रीजन समझना आपको कि दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है और दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होते हैं, इसका रीजन समझना है। तो देखिए, आपके पास ये डीएनए है, डीएनए में ये 3 प्राइम एंड ये 5 और ये 5, ये क्या हो गया? 3। हम कह रहे हैं कि डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से क्या बनता है? आरएनए। दोनों स्ट्रैंड से आरएनए कभी नहीं बनते हैं, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बन जाएगा तो होगा क्या? 2 टाइप का प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा। सोचिए, इससे आरएनए बन जाए, इससे क्या बन गया? एक आरएनए बन गया, इससे भी आरएनए बन जाए, ठीक है। ये आरएनए अगर मैसेंजर आरएनए हुआ तो इससे क्या बन जाएगा? एक प्रोटीन बन जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं डीएनए से बनता आरएनए और उस आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और इस डीएनए से भी आरएनए बनेगा, इससे भी प्रोटीन। तो आपके सेल के साइटोप्लाज्म में 2 टाइप का प्रोटीन बनेगा। कितने टाइप का? 2। और वो प्रोटीन अलग अलग टाइप की होंगी। अब डीएनए ने जो सिग्नल भेजा कि कौन सी प्रोटीन बनानी है, जैसे हमारी बॉडी में जितनी प्रोटीन बनानी होती है, वो सिग्नल कहां से आता है? डीएनए से आता है।
कि चलिए इस टाइम पर आपको ये प्रोटीन बनानी है, तो पता लगा डीएनए ने सिग्नल भेजा है कि आपको क्या बनाना है, इंसुलिन प्रोटीन बनानी है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। और पता लगा इंसुलिन के अलावा कुछ और बन के बैठा है, क्योंकि दो टाइप की प्रोटीन बनेगी नहीं। बनना क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर टाइप का। बन क्या जा रहा है? कुछ और भी बन जा रहा है। तो ये जो जेनेटिक ट्रांसफर हो रहा है, जो सूचना डीएनए से ट्रांसफर हो रही है, कहां पर? प्रोटीन में। क्योंकि डीएनए जो सिग्नल देता है वो कहां जाता है? प्रोटीन के रूप में जाता है, वो प्रोटीन बनती है। तो डीएनए का जो ट्रांसफर, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर हो रहा है, उसकी मशीनरी क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स। यही लाइन लिखा हुआ है, बुक में पढ़ेंगे। लाइन क्या लिखा हुआ है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी विल बी कॉम्प्लेक्स। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जानते हैं क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर, क्योंकि डीएनए में हमारे सूचनाएं हैं, कोड के रूप में हैं, ठीक है। वो सूचनाओं से एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनती है। तो ये सूचना कहां जाती है? आरएनए में जाती है, और आरएनए में से कहां जाएगी? प्रोटीन में जाएगी ना, तभी तो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनेगी। तो डीएनए में जो सूचना है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसका जो ट्रांसफर हो रहा है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ट्रांसफर क्यों डिस्टर्ब हो जाए? क्योंकि बनना चाहिए प्रोटीन, जो यहां से सिग्नल जा रहा है, पता लगा प्रोटीन कुछ और बन जा रही है, क्योंकि दो टाइप का आरएनए बन रहा है। समझ में आया? इसलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसफर करने की जो मशीनरी है वो क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। वो आसान नहीं रह जाएगी, जटिल हो जाएगा। इस चीज को समझ रहे हैं ना? तो यहां मैं वो लाइन लिख दे रहा हूं कि एक ही स्ट्रैंड कॉपी क्यों होता है? ओनली वन स्ट्रैंड कॉपी। एक स्ट्रैंड कॉपी होता है, उसके दो रीजन है। पहला रीजन है कि अगर बोथ स्ट्रैंड, इफ बोथ स्ट्रैंड, अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी होंगे तो क्या होगा? दो तरीके का आरएनए बनेगा, ठीक है। 2 mRNA, 2 mRNA बनेंगे तो उससे क्या होगा? 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनेगा, दो तरीके का प्रोटीन बनेगा, ठीक है। बनना चाहिए एक, और होगा क्या? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर हो रहा है, जो सूचनाओं का स्थानांतरण डीएनए से प्रोटीन में जाता है, वो क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। आप समझ नहीं पाएंगे कि वो प्रोटीन कौन सी बन गई। समझ में आया? समझ में आया? अब देखिए, एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है इसका? सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं, आप ये बताइए, डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं। अगर यहाँ एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, सामने वाले स्ट्रैंड में क्या होगा? टी होगा, और जी के सामने से ये ए हो गया, ये जी, ये टी, ऐसे होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक होते हैं। पूरक का मतलब एडेनिन के सामने थाइमिन। अब जब इससे आरएनए बनेगा, इससे, ठीक है, तो इससे आरएनए बताइए कौन सा बनेगा? इससे बनेगा आरएनए में ए के सामने क्या जाएगा? यू जाएगा, टी नहीं जाएगा, ठीक है। यू, सी, ए, सी के सामने जी लगेगा, ए के सामने, ये आरएनए बन गया ना, ठीक। इससे आरएनए बनाइए। इससे जो आरएनए बनेगा वो देखिए, टी के सामने क्या लगेगा? ए, ठीक है, ए लग गया, सी के सामने जी लग गया, ये हो गया यू, और ये हो गया सी, और ये हो गया ए, ठीक है। ये आरएनए बन गया। हमने कहा कि दो आरएनए बनेगा, दो आरएनए बनेगा, दो प्रोटीन बनेगा। पहला रीजन तो ये हुआ कि दो प्रोटीन बनेगी तो मशीनरी क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बननी चाहिए एक बार में एक प्रोटीन। दूसरा रीजन क्या है कि जो अगर सोचिए दो आरएनए बन रहे हैं और दोनों साथ में बने, दोनों आरएनए क्या हुए? साथ में बने। साथ में समझ रहे हैं? जिस टाइम पर इससे आरएनए बन रहा है उसी टाइम पर इससे आरएनए बना। तो अगर दोनों आरएनए साथ में बने और साथ में कहां गए? सोचिए, डीएनए से आरएनए कहां बनता है? न्यूक्लियस के अंदर। कहां बनता है? न्यूक्लियस में। तो ये डीएनए से दो टाइप के आरएनए आपके पास बन गए, ए और बी वाले। ये दोनों आरएनए अगर साथ में गए, सेल के साइटोप्लाज्म में साथ में पहुंचे, न्यूक्लियस से निकल करके आरएनए कहां जाता है? साइटोप्लाज्म में। तो साथ में पहुंचेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लेंगे तुरंत, क्योंकि दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप देखिए, मिलाइए, ए
यू बाइंड करेगा कि नहीं करेगा? ए के सामने टी बाइंड करता है तो यहाँ क्या है? यू है। जी के सामने सी, ए के सामने यू, जी सी, ये सब बाइंड कर जाएगा। दोनों आरएनए क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री। दो आरएनए जो बन रहे हैं ये दोनों आरएनए क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर अलग अलग टाइम पर पहुंच रहे हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, सोचिए ये वाला आरएनए पहले पहुंच गया, कौन सा वाला? हरा वाला, और नीला वाला आरएनए बाद में गया, तो दो अलग अलग टाइप की प्रोटीन बनेगी। और सोचिए दोनों एक साथ में अगर पहुंच गए तो कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दोनों स्ट्रैंड क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे बनेंगे तुरंत क्या है? बाइंड कर जाएंगे, डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लेंगे। और डबल स्ट्रैंड आरएनए जब बन जाएगा तो प्रोटीन बनती नहीं है, क्योंकि डबल स्ट्रैंड आरएनए एक वेस्टफुल है, मतलब किसी काम का नहीं होता। क्यों? क्योंकि डबल स्ट्रैंड आरएनए जब बनता है तो वो सेल में एक एंजाइम होता है डाइमर, वो इसको क्या कर देता है? खल्लास कर देता है, वो इसको खत्म कर देता, तोड़ देता है, तो वो प्रोटीन बनती नहीं है। जो आरएनए नहीं रहेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा? सोचिए, तो वेस्टलेस है, वो एकदम बेकार है वो। तो दो रीजन समझ में आया। अगर अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे तो दो टाइप की प्रोटीन, वो भी किसी काम लायक नहीं है, और अगर साथ में पहुंचे तो प्रोटीन बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो मैं दूसरा रीजन यहाँ पर लिख दे रहा हूं। ये आप पैराग्राफ में पूरा समझाया उसने बुक में। हाँ बताइए। एक ही स्टैंड पर बनता है। ये तो हो रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि दोनों स्टैंड कॉपी होके चले गए तब की बात हो रही है। एक्चुअली में एक ही स्टैंड इसीलिए कॉपी होता है। नेचर में हमारी बॉडी में कहीं पर भी एक ही स्टैंड कॉपी होता है। उसका रीजन यही कि दोनों अगर कॉपी होते तो समस्या क्या आएगी? समस्या ये सब आएगी जो आपको बताई जा रही है। हाँ, बन सकती है लेकिन बनती नहीं है, बन नहीं पाएगी। बन सकती है लेकिन बन नहीं पाएगी। कारण बता रहे हैं क्यों नहीं बन पाएगा ना। अगर ये कारण नहीं होते तो बन जाता। ये रीजन है जिसकी वजह से नहीं बन पाएगा। वो समझ में आ रहा है, इसलिए नहीं बनता है। दूसरा रीजन क्या है? अगर इफ बोथ, दोनों जो आरएनए बना, आरएनए एक साथ बने, रीच साइमल्टेनियसली, रीच साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में अगर साथ साथ में पहुंच गए तो दोनों क्या कर जाएंगे? बाइंड कर जाएंगे, फॉर्म डबल स्ट्रैंड डीएस आरएनए बन जाएगा। क्योंकि दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है ना। और डीएस आरएनए क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, किसी काम लायक नहीं है। ठीक है, बाई डाइमर एंजाइम, डाइमर प्रोटीन होती है, उसको क्या करेगी? तोड़ देगी टुकड़ों में, और कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, नो प्रोटीन। वहां तो प्रोटीन बन भी जा रही थी, यहाँ कोई प्रोटीन अब नहीं बनेगी। इसलिए एक ही स्टैंड कॉपी होता है। कौन सा होता है वो आगे समझना है हमको। ठीक है, और कुछ पूछना तो बताइए इसमें। अब अगला टॉपिक कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन। अभी मैंने बताया नहीं मैकेनिज्म कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये अभी आपको चल रहा है, उसका कुछ बेसिक चीजें। ठीक है, हटा दो इसको। ये देखिए, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, हमारी बॉडी की यूनिट क्या है? सेल। क्यों सेल है? क्योंकि सारे काम कहाँ होते हैं? सेल में होते हैं। हमारी बॉडी किससे बनती है? सेल से बनती है। ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, हमारा डीएनए कितना है? 2.2 मीटर का डीएनए है इतना बड़ा डीएनए। अब क्या पूरे डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है? नहीं। हमने कहा कि केवल एक ही डीएनए कॉपी होता है, केवल एक डीएनए। दोनों में से एक डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। उसमें भी पूरे डीएनए से नहीं बनेगा, डीएनए के छोटे से टुकड़े में ट्रांसक्रिप्शन होता है। सोचिए, इतना बड़ा टुकड़ा, स्मॉल सेगमेंट कॉपी होता है केवल। ठीक है, तो वही यूनिट है, क्योंकि डीएनए में बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े, हर टुकड़े को क्या बोलेंगे आप? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह सकते हैं, अगर वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तो। जिस पार्ट में ट्रांसक्रिप्शन चलता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? ये सेगमेंट होता है, सेगमेंट, छोटा सा टुकड़ा है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसमें क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, इन विच ट्रांसक्रिप्शन
जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। उस टुकड़े को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कितने पार्ट हो सकते हैं? तो ये देखिए, अब छोटा सा टुकड़ा मैं निकाल कर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट हैं? 3। यहां देखिए डायग्राम बना दे रहा हूं, ये डीएनए है, ये 3 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 5 और ये 3 हो गया, ठीक। यहां एक पार्ट दिखा रहे हैं आपको, प्रमोटर। तीनों पार्ट के नाम कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है प्रमोटर, दूसरा पार्ट क्या हो गया? स्ट्रक्चरल जीन्स, और तीसरा पार्ट हो गया टर्मिनेटर। ये इतना हिस्सा है प्रमोटर, ये हो गया टर्मिनेटर, और बीच वाला हिस्सा हो गया स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं, पहला हो गया प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर। यहां जीन्स भी लिखा जा सकता है, जीन और जीन्स में थोड़ा अंतर हो जाएगा, जब एक प्रोटीन अलग कई प्रोटीन बनती है मैटर आ जाएगा, ठीक है। 3 हिस्से। अब देखिए, ये डीएनए का टुकड़ा छोटा सा बनाया गया, ये ऊपर जो बॉक्स बनाया गया, ये बॉक्स होता नहीं है, ये बॉक्स समझाने के लिए बनाया जा रहा है कि डीएनए के आगे वाले हिस्से को, जैसे अगर कह रहे हैं कि डीएनए की लंबाई कितनी है 2.2, उसमें हमने कहा कि एक छोटा सा सेगमेंट, इतना बड़ा सेगमेंट क्या बोला जा रहा है? इस सेगमेंट को हम बोले हैं यूनिट। तो इस यूनिट में कितने हिस्से होंगे? 3 हिस्से होंगे। ये पूरा इतना छोटा सा टुकड़ा यहां दिखा रहे हैं, इसमें आगे वाला हिस्सा क्या होगा? प्रमोटर, पीछे वाला हिस्सा टर्मिनेटर, बीच वाला स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो एक यूनिट का है, बॉक्स बनाया गया है, वो बॉक्स जो है केवल समझाने के लिए बनाया गया आपको। ये आगे वाला पार्ट है प्रमोटर है, ठीक है। इसमें ऊपर वाला स्टैंड, ऊपर वाला हमेशा ऊपर वाला नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा? ये क्या लिखा बुक में? टेम्पलेट। पोलैरिटी के हिसाब से देखा जाएगा। देखिए, जिसकी रुक जा, हाँ भाई, टेम्पलेट लिखा 3 to 5 टेम्पलेट है, ठीक है। नीचे वाला कोडिंग है, ये टेम्पलेट हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये क्या हो गया? कोडिंग स्ट्रैंड। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, ऊपर वाला स्टैंड, ऊपर वाला नहीं, एक स्टैंड को बोलेंगे टेम्पलेट, एक क्या बोलेंगे? कोडिंग। आरएनए किससे बनेगा? हमने कहा था एक ही स्टैंड से आरएनए बनेगा, वो किस वाले से बनेगा? अब सोचिए, टेम्पलेट वाले से। जहां टेम्पलेट वाला, जिसको आप कह देंगे वो टेम्पलेट है, उसी से आरएनए बन जाएगा। टेम्पलेट नीचे भी हो सकता है, तो पोलैरिटी बदल जाएगी फिर ये, ठीक है। कोडिंग स्टैंड, और ये क्या है? टेम्पलेट। समझ में आ रहा है? 2 स्टैंड है। तो अब एक एक करके 3 सब चीजों को समझ लीजिए कि प्रमोटर क्या होता है। देखिए, प्रमोटर क्या है? यहां पर प्रमोटर वो जगह है, अब बताइए ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है? वहां डीएनए पॉलीमरेज था, हेलिकेज था, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज है। डीएनए से आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या? आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज, सोचिए इस डीएनए से क्या बनाना चाहता है? आरएनए। कैसे बनेगा? पहले आएगा, बैठेगा, तभी तो आगे बनाएगा। तो कहां बैठता है? यहीं बैठता है। प्रमोटर वो जगह है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच करता है, ठीक है। तो प्रमोटर क्या है? साइट है फॉर अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करने वाली साइट जो है डीएनए पर, वो कहां होती है? प्रमोटर है, उस जगह का नाम है, ठीक है। अब प्रमोटर होता किधर है? तो याद रखिए, कोडिंग स्टैंड है ना, कोडिंग स्टैंड है। तो कोडिंग स्टैंड के 5 डायरेक्शन जो होती है, कोडिंग स्टैंड के जो 5, देखिए कोडिंग नीचे वाला मैंने बोला, ठीक है। इसमें मैंने इधर 5 लिखा और इधर क्या लिखा? 3 लिखा। अब सोचिए, मैं इसको अगर 3 कर दूं इसको,
और इसको मैं क्या कर दूं 5 कर दूं, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये 5 बोला जाएगा और ये क्या बोला जाएगा, तब ये 3 हो जाएगा ना, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 5। तो प्रमोटर फिर इधर नहीं रहेगा, फिर प्रमोटर इधर माना जाएगा। हमेशा कोडिंग स्टैंड जिधर होता है उसकी 5 डायरेक्शन में प्रमोटर होता है। कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ प्रमोटर माना जाता है। समझ में आया? अगर ये कोडिंग स्टैंड है और आपने लिखा है कि ये क्या है 5, ये 5 प्राइम एंड है, तो प्रमोटर इधर माना जाएगा। अगर कोडिंग स्टैंड का आप 5 इधर बना रहे हैं तो प्रमोटर फिर ये माना जाएगा। समझ में आया? कोडिंग स्टैंड क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि प्रमोटर किधर लगा है। एक लाइन बुक में लिखा है, कोडिंग स्टैंड प्रोवाइड द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इस पूरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कहां लगा है, ये कौन डिसाइड करेगा? भाई आप कहेंगे कि टेम्पलेट ऊपर है, टेम्पलेट नीचे भी हो सकता है ना। प्रमोटर इधर कैसे डिसाइड होगा कि प्रमोटर कहां, किसको बोला जाएगा, किसको हम कहेंगे टेम्पलेट, किसको कहेंगे कोडिंग। तो याद रखिए यही कोडिंग स्टैंड जो होता है यही रेफरेंस पॉइंट है, यही बताता है कि कौन कहां लगना है। कोडिंग स्टैंड का जो 5 डायरेक्शन है, अगर इसका 5 इधर है तो प्रमोटर यहां लगा दीजिए, पीछे क्या हो जाएगा 3 डायरेक्शन में टर्मिनेटर, और फिर दूसरा वाला स्टैंड क्या माना जाएगा टेम्पलेट। समझ में आया? ये पूरा रेफरेंस पॉइंट देता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन से पार्ट कहां लगने हैं। तो यहां लिखा है कि प्रमोटर हो गया ये प्रमोटर, ठीक है। आगे देखिए टर्मिनेटर क्या है, टर्मिनेटर समझ लीजिए तीसरा पॉइंट। टर्मिनेटर क्या होता है, जिस जगह पर टर्मिनेटर वो जगह है जहां ट्रांसक्रिप्शन आकर के बंद हो जाता है। जब ट्रांसक्रिप्शन बंद होना होता है तो किस पॉइंट पर बंद होता है, टर्मिनेटर, ठीक है, उस जगह पर ट्रांसक्रिप्शन बंद होगा। ये वो साइट है एट विच, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन जब बंद होगा, ध्यान सुनिए, इस प्रमोटर पर डीएनए से आरएनए बनाना है, पॉलीमरेज आया बैठ गया और आगे बढ़ेगा, इसको कॉपी कराएगा। कौन सा कॉपी होगा, ये वाला, आगे बढ़ता रहेगा। जैसे टर्मिनेटर दिख जाएगा तुरंत वहां से वो हट जाएगा। तो टर्मिनेटर वो जगह है जहां पर पॉलीमरेज हट जाता है, उस प्लेस पर जैसे पहुंचेगा तुरंत क्या हो जाएगा, पॉलीमरेज यहां से हट जाएगा। हट जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा। यहां जुड़ता है, यहां वो हटता है। जोड़ने में एक फैक्टर काम करता है सिग्मा, और हटाने में रो फैक्टर काम करता है। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं अटैच होता है। अभी जैसे एक्चुअली में क्या है इसका मैकेनिज्म हमने आपको बताया नहीं, तो जो चीजें यहां चल रही हैं वो देखते रहिए, अभी आगे मैकेनिज्म भी बता देंगे। आरएनए पॉलीमरेज डिटैच होता है, डिटैच, DETACH, डिटैच होगा एंड ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो टर्मिनेटर पर आरएनए पॉलीमरेज हट जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा। प्रमोटर पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, बैठेगा और क्या करेगा, और एंड इनिशिएट करेगा, शुरुआत करेगा, इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। तो ये स्टार्ट करने वाला पॉइंट और ये बंद करने वाला पॉइंट। बीच वाला क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। बीच में जो आपको डीएनए दिखाई दे रहा है वो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। वही क्या है, आरएनए बनता है। स्ट्रक्चरल जीन में 2 स्ट्रैंड हैं, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं आगे, जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें कितने स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, 2। इसमें आपको एक टेम्पलेट है और एक है कोडिंग। हालांकि याद रखिए स्ट्रक्चरल जीन जो है वो मेनली हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही बोलते हैं। यही स्ट्रैंड जो आपका यही स्ट्रक्चरल जीन है, क्योंकि कॉपी तो यही होता है, जीन ही तो कॉपी होता है। मेनली कॉपी कौन सा होता है, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट को ही स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं वास्तविक रूप से देखा जाए तो, ठीक है। तो देखिए आगे
अब यहाँ पर आपके पास दो स्ट्रैंड हैं। कोडिंग स्ट्रैंड को थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, नाम से लग रहा है कि कोडिंग स्ट्रैंड, डीएनए में आपके दो स्ट्रैंड थे, ये प्रमोटर था, ये टर्मिनेटर। ऊपर वाले को टेम्पलेट बोल रहे थे और नीचे वाले को कोडिंग बोला था। ये कौन सी 5 डायरेक्शन है, ये 3 और ये 5 और ये 3। इस कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब ये नहीं होता है किसी चीज को कोड करता है, ये किसी चीज को कोड नहीं करता है, ये कुछ कोड नहीं करता, कुछ बनाता नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये सबकी डायरेक्शन बताता है किसको कहां लगना है, बस समझ में आया। ये डू नॉट कोड एनीथिंग, ये कोई आरएनए नहीं बनाएगा, इससे कुछ बनेगा नहीं। कोडिंग स्टैंड से कभी कुछ बनता नहीं है, तो लिख लीजिएगा डू नॉट कोड एनीथिंग, किसी चीज को कोड नहीं करेगा। ठीक है, नो आरएनए, इससे कोई आरएनए नहीं बनेगा, नो आरएनए फॉर्म। तो क्या करेगा ये केवल बताएगा प्रमोटर किधर है और टर्मिनेटर किधर है। ठीक है, गिव रेफरेंस पॉइंट, गिव रेफरेंस, ये ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट आपके पास में है, उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में रेफरेंस का काम करता है। रेफरेंस जानते हैं क्या होता है? जैसे आपको कोई मैटर खोजना हो तो क्या करेंगे, रेफरेंस बुक का सहारा लेंगे। रेफरेंस, ठीक है, कहां से मैटर लिया गया, तो ये केवल रेफरेंस देता है बस ये। और रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इसका अगर मीनिंग बोलेंगे तो ये कोडिंग स्टैंड क्या करता है, डिसाइड करता है, डिसाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, किधर प्रमोटर लगा है और किधर टर्मिनेटर लगा है। ठीक है, प्रमोटर किधर लगता है, तो एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग, कोडिंग स्टैंड जो होता है उसकी 5th डायरेक्शन में क्या लगता है, प्रमोटर। समझ में आया। एक लाइन और लिखा गया होगा कि स्ट्रक्चरल जीन जो होती है, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन का जो अपस्ट्रीम डायरेक्शन है, अपस्ट्रीम जानते हैं आगे वाला, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बैक साइड। तो स्ट्रक्चरल जीन का जो अपस्ट्रीम है उस पे क्या लगा होता है, प्रमोटर, और डाउन स्ट्रीम पे क्या लगा होता है, टर्मिनेटर। समझ में आया। ऐसे यहां पर है कोडिंग स्टैंड की जो अपस्ट्रीम डायरेक्शन है वो 5 डायरेक्शन में है। 5th एंड का मतलब ही होता है अपस्ट्रीम डायरेक्शन। ठीक है, तो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में कौन सा लगा रहेगा, प्रमोटर, और टर्मिनेटर रहेगा टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड के 3 नंबर डायरेक्शन पर रहेगा। ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन होती है। समझ में आया। तो कोडिंग से प्रमोटर डिसाइड होता, प्रमोटर से कोडिंग भी डिसाइड होता। अगर ये गायब कर दिया जाए, ये गायब कर दिया जाए, ठीक है, और यहां पर लिख दिया जाए प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, और आपसे पूछा जाए कौन सा टेम्पलेट, कौन सा कोडिंग, तो आप बता सकते हैं प्रमोटर से ही कोडिंग की भी डायरेक्शन पता लगे, क्योंकि प्रमोटर जो है, ठीक है, इस प्रमोटर में ये 5 प्राइम एंड हो गया और ये क्या हो गया, 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो प्रमोटर जानते हैं कि 5 प्राइम एंड के पास में है। ठीक है, तो इसका ये क्या हो गया, कोडिंग हो गया। समझ में आया। और ये इधर 3 प्राइम एंड। नॉन कोडिंग जो होता है वो प्रमोटर के 3 प्राइम एंड वाला डायरेक्शन पे होता है। जो 3 प्राइम एंड उसके पास में है वो स्टैंड कौन सा होता है, नॉन कोडिंग, और 5 एंड वाला होता है कोडिंग। ठीक, एक चीज और जानिए, प्रमोटर के आगे और पीछे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कितने पार्ट आपने जाने, 3 पार्ट अभी तक, प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर पर पॉलीमरेज बाइंड करेगा, टर्मिनेटर पर वहां से हट जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन में क्या होगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है। वास्तविक जो आरएनए बनता है वो कहां से बनता है, इस हिस्से से, इतने से, केवल इतने से, इस वाले पार्ट से डीएनए के कुछ नहीं बनेगा। टर्मिनेटर में जो डीएनए है उससे कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन केवल इतने ही हिस्से का
होगा यहां पर। प्रमोटर में एक चीज और देखिए जो बताने जा रहे हैं आपको, ये प्रमोटर हो गया और ये हो गया टर्मिनेटर। प्रमोट कुछ सीक्वेंस और मिलती हैं इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, आपके 3 के अलावा कुछ सीक्वेंस और हैं। वो कौन सी हैं? रेगुलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। प्रमोटर के इधर डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन और प्रमोटर के अप स्ट्रीम डायरेक्शन में कुछ डीएनए का पार्ट ऐसा देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी। रेगुलेटरी जानते हैं क्या होता है? जैसे पंखा का जो बोर्ड होता है उसमें स्विच के साथ में रेगुलेटर भी लगा होता है, ऐसे इस यूनिट को चलाना है तो चलाने के लिए कंट्रोलर भी तो देना पड़ेगा। कंट्रोलर, रेगुलेटर जो इसको कंट्रोल में रखेगा। तो कंट्रोल में रखने के लिए डीएनए में ये जो आप देख रहे हैं प्रमोटर के आगे में जो कुछ डीएनए का हिस्सा, प्रमोटर के इधर डीएनए का हिस्सा, यहाँ नीचे, ठीक है, ये क्या होता है? रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है। ये कहाँ पढ़ेंगे? लैक ओपेरॉन में। जो ओपेरॉन पढ़ते हैं ना उसमें देते हैं ना, ओपेरॉन में ऑपरेटर है, ठीक है, आई जीन हो गया, एक ऑपरेटर हो गया, ये सब तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इस लाइन को भी नोट कर लीजिएगा पॉइंट बना करके कि सम कुछ सीक्वेंस होती हैं, सम सीक्वेंस बिफोर आगे की साइड में और आफ्टर बाद में, ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टू प्रमोटर। प्रमोटर के आगे और पीछे कुछ सीक्वेंस होती हैं कॉल्ड, उनको बोलते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो रेगुलेशन का काम करती हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करेंगी। और ये सब मिलकर के ओपेरॉन बना देता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में रेगुलेटरी सीक्वेंस को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? ओपेरॉन। ओपेरॉन पूरा उसमें रेगुलेटरी सीक्वेंस को भी जोड़ करके बोला जाता है। ये लास्ट लाइन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पहले एक लाइन लिखी गई है, वो लाइन है, देखिए, ठीक है, यहां तक हो गया। अब एक चीज और समझिए, देखिए एक हेडिंग लिखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। आपने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जान लिया, डीएनए का वो हिस्सा जिसमें क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसकी मदद से आरएनए बनता है, और हिस्से को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उसमें 3 पार्ट आपको बताए। अब जीन, तो जीन तो अभी तक आपने पढ़ रखा है, जीन क्या होता है? जीन तो पूरा पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़े हैं, तो यहां क्यों दे दिया गया है? यहां उसको समझाने का थोड़ा सा मकसद उस पैराग्राफ में कुछ समझाया गया है। देखिए समझ लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन दोनों का थोड़ा सा तालमेल है। आप अभी तक क्या जानते हैं? आप जानते हैं जीन इज फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। इतना ही पता है ना कि जीन क्या होता है? डीएनए का एक फंक्शनल पार्ट। बुक में लिखा गया है इट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द इनहेरिटेंस, ऐसे कुछ लिखा होगा, देखिए, फंक्शनल यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस। जैसे आनुवंशिकी जो होती है इनहेरिटेंस, उसका यूनिट क्या है? उसमें हम जीन ही तो पढ़ते हैं। अगर जीन नहीं है तो सोचिए कैसे इनहेरिटेंस हो जाएगा? इनहेरिटेंस का यूनिट क्या है? जीन है, ठीक है, बिना जीन के इनहेरिटेंस नहीं हो सकती है। हमने क्या लिखा? जीन जो है डीएनए का एक वो टुकड़ा जो फंक्शनल है, उसी को बोलते हैं जीन। जैसे हमारी बॉडी में कितना लेंथ का डीएनए? 2.2 मीटर का डीएनए होता है। बताइए उसमें से जीन किसको बोला जाएगा? क्या सब सारा हिस्सा जीन है? तो सारा हिस्सा डीएनए का जीन नहीं होता है। जीन वो हिस्सा होता है जिससे, सुनिएगा ध्यान से, जिससे प्रोटीन बनती है। क्या यहां तक सही है? अब तक तो यही पढ़ते आए हैं कि जीन डीएनए का वो हिस्सा है, वो हिस्सा जिससे क्या बनता है? प्रोटीन बनती है। उसी हिस्से को क्या कहते हैं? जीन बोलते हैं। अब तक तो ये जानकारी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डीएनए का वो हिस्सा जिससे कुछ भी बन जाए, जिससे कुछ भी बन सकता है, जो किसी काम लायक हिस्सा होता है, उसी काम लायक हिस्से को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। कुछ भी बना ले जाए वो।
अब क्या क्या बनाता है डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा, वो हिस्सा आरएनए भी बना सकता है, आरएनए में कई टाइप का, वो मैसेंजर आरएनए बना सकता है, वो आरएनए बना सकता है, वो टीआरएनए बना सकता है भाई, क्योंकि आरएनए तो कई टाइप के होते हैं ना, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, कोई भी आरएनए बना देगा। ठीक, तीनों में से प्रोटीन डायरेक्ट किससे बनती है? एमआरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो इस एमआरएनए से क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोटीन बनती है। तो जीन उस सेगमेंट को बोलते हैं जो या तो आरएनए बना दे, टीआरएनए या तो आरएनए, और या तो वो प्रोटीन बनाए, किसके द्वारा? या एमआरएनए की मदद लेकर के। उस हिस्से को क्या बोलेंगे? जीन बोला जाएगा, क्योंकि वो फंक्शनल हिस्सा है। ठीक है, तो यहां तक थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जीन क्या एक फंक्शनल पार्ट है, या इसी को कहते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस का क्या हो गया? इकाई है। ठीक है, अब देखिए ये जीन क्या कर सकता है? ये जीन दो काम कर सकता है। अगर जीन, क्योंकि जीन डीएनए के हर हिस्से को जीन नहीं कहते हैं, बहुत सारा हिस्सा डीएनए में ऐसा होता है जो कुछ नहीं बनाता है, किसी काम लायक नहीं है, वो जीन नहीं है। ठीक, समझ में आया? तो जीन क्या कर सकता है? जीन उस हिस्से को बोलते हैं जिससे कुछ बनता है। अगर इस जीन से क्या बन रहा है, अब मैंने इसको जीन शुरू से लिख दिया, मैं ये आपको ये लिख रहा हूं कि डीएनए सीक्वेंस लिख रहा हूं, डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस समझ रहे हैं ना? डीएनए में जो सीक्वेंस होती हैं, या डीएनए का एक पार्ट आप जान लीजिए, डीएनए का एक टुकड़ा। अब तो समझ में आया? डीएनए का एक टुकड़ा, अगर वो टुकड़ा क्या कर रहा है? वो एमआरएन वो बना रहा है, उस टुकड़े से बन रहा क्या चीज? आरएनए, और या तो क्या बन रहा है? टीआरएनए बन रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? सिंपली आप जीन बोलेंगे। क्या बोला जाएगा उस टुकड़े को? जीन कहा जाएगा। और अगर उस टुकड़े से क्या बन रहा है? एमआरएनए, क्योंकि इसके अलावा कुछ बनता ही नहीं है। देखिए आरएनए, आरएनए तो बनता है, डीएनए से बनता क्या है? आरएनए, आरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, एक छूट गया, तो जीन बोला जाएगा। लेकिन अगर उससे एमआरएनए बन रहा है तो इसको बोलेंगे सिस्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? तो उसको कहा जाएगा सिस्ट्रॉन। और इसी एमआरएनए से क्या बनेगा? फिर वो प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगा? वो प्रोटीन, सॉरी, इसी सिस्ट्रॉन से, इसी एमआर, यार चलता क्यों नहीं है? ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ, इरेजर ही तो लिया था जो जी, इरेजर लिया था, इरेजर से यहाँ से हट जाना चाहिए। देखो हट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, लो जी, पूरा पंजा लगा दिया कांग्रेस वाला। और क्या करें? सिर भी लगा दूं क्या? क्यों? वो हैंग कर गया लग रहा है। अब पैर भी लगा लो, उस पर कम पड़ रहा हो तो सही करो इसको, देखिए। हाँ ये सही हुआ, सही हो गया, वेरी गुड। अब चलेगा ना ये यहाँ से? हाँ अब चल रहा, ठीक है, वेरी गुड भाई। तो देखिए अगर इस टुकड़े से, डीएनए का एक छोटे से टुकड़े से अगर आरएनए, टीआरएनए, ये वाले आरएनए बन रहे हैं तो उसको कहेंगे जीन। लेकिन अगर एमआरएनए बन रहा है तो उसको कहेंगे सिस्ट्रॉन। वो सिस्ट्रॉन से क्या बनेगा? तब उससे बनेगा प्रोटीन, बनेगा ना। तो सिस्ट्रॉन क्या है? डीएनए का टुकड़ा है ना? ये भी जीन ही है, ध्यान रखिएगा। कुछ भी बन रहा है सब जीन है, लेकिन इसको सिस्ट्रॉन क्यों नाम दे दिया? देखिए अगर डीएनए के किसी टुकड़े से प्रोटीन बन रही है तो उस टुकड़े को जीन तो होता है, वो जीन तो है, लेकिन उसको स्पेशल नाम दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। फिर से समझ लीजिए, ये डीएनए है, डीएनए में अगर ये सेगमेंट हमने बोला, अगर इस सेगमेंट से क्या बन रहा है? कोई भी आरएनए बन रहा है, चाहे जो आरएनए बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? जीन। लेकिन अब आरएनए भी कई टाइप के होते हैं, आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए।
अगर इससे RNA या tRNA बन रहा है तब तो जीन कहेंगे, लेकिन अगर mRNA बन रहा है तो उस टुकड़े का एक स्पेशल नाम होता है, उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? सिस्ट्रॉन भी अलग चीज नहीं है, सिस्ट्रॉन भी क्या है, वो जीन ही है। ठीक, अब एक लाइन में लिख रहा हूं, जीन कैन बी कॉल्ड सिस्ट्रॉन। बताइए, जीन को हम सिस्ट्रॉन कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। अरे ये सिस्ट्रॉन जीन ही तो है, क्या जीन को सिस्ट्रॉन नहीं कहा जा सकता? सिस्ट्रॉन को जीन, बताइए। सिस्ट्रॉन देखिए, जितना सिस्ट्रॉन है सब जीन है। ध्यान सुन लीजिएगा, हाँ सुन लीजिए, मैं सही, जितना सिस्ट्रॉन है वो सब क्या है, जीन है। बट सारा जीन सिस्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि कुछ जीन ऐसा होता है जो क्या है, वो प्रोटीन नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, ये बनाता है। ठीक है, कुछ जीन ऐसी हैं जो ये बनाएंगी। लिख लीजिएगा, ऑल जीन्स, ठीक है, आर नॉट सिस्ट्रॉन। सभी जीन को आप सिस्ट्रॉन नहीं कहेंगे, बट ऑल सिस्ट्रॉन, जितने सिस्ट्रॉन हैं वो सब क्या हैं, वो सब जीन हैं। ये लिखा भी है सिस्ट्रॉन, लेकिन हर जीन को आप सिस्ट्रॉन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वाली जो जीन है ना, ये सिस्ट्रॉन नहीं है, ये जीन प्योर जीन है। समझ में आया? अब सिस्ट्रॉन जो होता है, आप समझ में आया, डीएनए का वो टुकड़ा जिससे प्रोटीन बनती है, उस टुकड़े को क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। और सिस्ट्रॉन होता क्या है, जीन होता है। ठीक है, अब उस टुकड़े में वो टुकड़ा डीएनए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग किस्म का होता है। ठीक है, ये जो सिस्ट्रॉन है, सिस्ट्रॉन, अच्छा एक चीज बताइए, यूनिट ऑफ इसको यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का यूनिट जो है, प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए में होती है, एक छोटे से टुकड़े में प्रोटीन बन रही है, उस छोटे से टुकड़े को सिस्ट्रॉन, तो उसका यूनिट हो गया। ठीक, ये सिस्ट्रॉन अगर प्रोकैरियोट में है तो इसमें आपको केवल एक ही प्रोटीन को बनाने वाली सीक्वेंस होगी कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। याद रखिए, जैसे मैंने ये बनाया, हमने बोला इस डीएनए के इस सेगमेंट को क्या कह रहे हैं, इस टुकड़े को, कि ये प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, पहले mRNA बनाएगा तब प्रोटीन। इस टुकड़े में क्या एक ही प्रोटीन बनेगी इससे, कि एक से ज्यादा प्रोटीन बन सकती है? एक टुकड़े को सिस्ट्रॉन बोला, उससे प्रोटीन बननी है। अब इस टुकड़े में एक प्रोटीन को बनाने वाली इंफॉर्मेशन है कि कई प्रोटीन को बना सकता है ये टुकड़ा? एक भी बना सकता है, एक से ज्यादा। अगर प्रोकैरियोट में ये सिस्ट्रॉन बात करेंगे तो एक से ज्यादा प्रोटीन एक बार में बनेगी, क्योंकि इस टुकड़े में एक से ज्यादा प्रोटीन को बनाने वाला इंफॉर्मेशन लगा हुआ है, सूचना अंदर भरी हुई है। एक से ज्यादा टाइप की प्रोटीन बनाएगा ये टुकड़ा। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रोनिक बोलेंगे इस टुकड़े को। और अगर इसमें एक प्रोटीन को बनाने वाली सीक्वेंस है तो मोनोसिस्ट्रोनिक बोला जाएगा। समझ में आया? तो हालांकि वो टर्म आरएनए के लिए यूज किया जाता है, मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो प्रोकैरियोट में सिस्ट्रॉन जो होगा, सिस्ट्रॉन कंटेन इंफॉर्मेशन, इसमें सूचना होती है, इंफॉर्मेशन फॉर सेवरल प्रोटीन, कई प्रोटीन को बनाने वाली सूचनाएं होती हैं, कई प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है। और यूकैरियोट में, सिस्ट्रॉन में सिंगल प्रोटीन की सूचना है, एक ही प्रोटीन को बनाने वाला इंफॉर्मेशन बंद है उसमें। समझ में आया? बताइए। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि प्रमोटर है, और प्रमोटर को हटा दीजिए और टर्मिनेटर हटा दीजिए, बीच वाला जो हिस्सा है वही सिस्ट्रॉन है एक्चुअली में, जिससे रियलिटी में कुछ बन रहा है। प्रमोटर से कुछ बनता है? नहीं बनता ना, टर्मिनेटर से कुछ नहीं बनता। यूनिट में तो तीनों चीजें हैं ना,
तो टर्मिनेटर और प्रमोटर को हटाने के बाद में जो स्ट्रक्चरल जीन बचती है वही क्या है, वही आप उसको जीन बोलेंगे। अगर वो जीन कुछ प्रोटीन बना रही है तो उसको बोलेंगे सिस्टोन। अगर आरएनए दूसरा वाला आरएनए बन रहा है टी आरएनए और या आर आरएनए तो उसको केवल जीन बोला जाएगा सिंपल में, तब उसको सिस्टोन नहीं कहेंगे। समझ गया? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम सिस्टोन नहीं कह सकते पूरी तरीके से। तो प्रोकैरियोट में जो जीन होती, ध्यान सुनिए, प्रोकैरियोट में जो डीएनए का टुकड़ा है जिसको आप बोलते हैं जीन, वो कैसा होता है, मोनोसिस्टोनिक, और यहाँ क्या होता, सॉरी पॉलीसिस्टोनिक, यहाँ होता है मोनो। लिख लीजिएगा, यहाँ सिस्टोन कैसा है, पॉलीसिस्टोनिक है, और ये है मोनोसिस्टोनिक। अब एक है स्प्लिट जीन, क्या होती है स्प्लिट जीन, समझ लीजिए, यूकैरियोट में होती है, ठीक है। हाँ, स्प्लिट जीन ये आपको कहां मिलेगा, इन यूकैरियोट, ठीक है। जीन जान गए अब, डीएनए का वो टुकड़ा जिससे कुछ बन सकता है उसको बोलेंगे जीन, चाहे प्रोटीन बने चाहे कोई भी डायरेक्ट आरएनए बने। अगर उस टुकड़े में देखिए यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में जो जीन है, इस जीन में बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है, ये मैंने एक सिस्टोन बनाया है, कई नहीं बनाया, ये सोचिए आगे ये पूरा आगे लगा है प्रमोटर, पीछे लगा है क्या चीज, टर्मिनेटर, बीच वाले सारे हिस्से को क्या बोलेंगे आप, सिस्टोन। स्ट्रक्चरल जीन है ना, अगर इससे प्रोटीन बन रही है तो यूकैरियोट में एक बार में एक ही प्रोटीन बनती है, ध्यान रखना है। एक बार में कितने प्रोटीन को बनाने वाला इसमें मैसेज लगा हुआ है, सिंगल प्रोटीन को बनाने वाली सूचना बंद है इसमें, तो एक बार में एक ही प्रोटीन बनेगी। लेकिन जो सूचनाएं बंद हैं उसमें ये पूरा आप बोल रहे हैं जीन, इस जीन में भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो किसी काम लायक नहीं है। इस जीन में भी बीच बीच में कुछ हिस्सा ऐसा लगा हुआ है जो बेकार है। समझ रहे हैं इस चीज को? जीन से प्रोटीन बनते हैं। यूकैरियोट में एक जीन के अंदर एक प्रोटीन को बनाने वाली सूचना है, प्रोकैरियोट में एक जीन के अंदर बहुत सारी प्रोटीन को बनाने वाली सूचना होती है। मतलब प्रोकैरियोट में अगर इस सेगमेंट आप देख रहे हैं तो इससे कितनी प्रोटीन बनेंगी, कई, यूकैरियोट में एक। लेकिन इस सेगमेंट में भी, जिसको आप सिस्टोन कहते हैं, सिस्टोन के अंदर भी सारा पार्ट फंक्शनल नहीं होता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो किसी काम लायक नहीं है, समझ में आया? नॉन कोडिंग पार्ट है, उसको काट के बाद में निकाला जाता है जब आरएनए बनता है, स्प्लाइसिंग जिसको आप कहते हैं, स्प्लाइसिंग पढ़े ना। तो स्प्लिट जीन, स्प्लिट का मतलब यूकैरियोट में जो जीन है उसमें बीच बीच में कुछ पार्ट बेकार वाला लग गया है। भाई स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टुकड़े। तो बीच में ये पूरे बीच बीच में ऐसे टुकड़े इसमें लगे हैं, या आप कह सकते हैं इसमें जो जीन है वो जीन, अच्छी वाली जीन टुकड़ों में, जितना पीले रंग से आपको दिखाई दे रहा है ये बढ़िया वाला है जिससे कुछ बनेगा, और लाल वाले से इससे कुछ नहीं बनेगा। तो येलो वाली जीन जो काम लायक है वो टुकड़ों के रूप में है, यही है स्प्लिट जीन, ठीक है। एक जीन के अंदर यूजफुल जो चीजें हैं वो टुकड़ों के रूप में है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स। क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स। तो स्प्लिट जीन कंटेन, स्प्लिट जीन में क्या होगा, आपको इंट्रॉन्स भी मिलेगा एंड एक्सॉन्स भी मिलेंगे। इंट्रॉन्स होता है नॉन कोडिंग, ये कुछ नहीं बनाता है, और एक्सॉन्स क्या होता है, कोडिंग, इससे कुछ बनेगा, इससे प्रोटीन बनेगा, और उससे प्रोटीन नहीं बनेगा तो इसको बाहर निकाल दिया जाएगा काट के। जब आरएनए बनेगा तो उसके बाद में इसको हटाया जाएगा, ठीक है, स्प्लाइस आउट किया जाएगा। और प्रोकैरियोट में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है इंट्रॉन्स नाम की, वहां सब एक्सॉन्स होता है। आर्की बैक्टीरिया में होता है इंट्रॉन्स, ध्यान रखिएगा। आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है,
एक्सॉन्स भी होते हैं, लेकिन बाकी बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक, अब देखिए एक लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिखा है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ द जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है वो क्या चीज कॉम्प्लिकेट कर देता है? वो जीन की परिभाषा को ही थोड़ा सा जटिल बना देता है। अभी तक हम केवल इतना जानते हैं, अगर साधारण रूप में आप पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? जीन वो टुकड़ा है डीएनए का जिससे कोई प्रोटीन या कोई आरएनए बन सकता है, उस टुकड़े को क्या बोलते हैं? जीन। अब हम थोड़ी देर बाद हमने ये बताया कि ऐसा इस टुकड़े में कुछ पार्ट ऐसा और भी होगा जो किसी काम लायक भी नहीं होगा। अगर यूकैरियोट में देखेंगे तो, प्रोकैरियोट में तो सबका सब काम लायक होता है। तो जीन के अंदर भी हम कुछ और कुछ समझाते हैं। क्या चीज? कि जीन के अंदर भी कुछ पार्ट ऐसा जो किसी काम लायक नहीं है। तो थोड़ा सा जीन की परिभाषा जटिल हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है, बताइए। स्प्लिट जीन जब आप पढ़े तो जीन की जो परिभाषा है कि किसी टुकड़े से प्रोटीन बन रही है, जीन, ठीक है। अगर किसी से कुछ नहीं बन रहा है तो वो जीन नहीं है। अगर डीएनए का कुछ पार्ट ऐसा है जिससे कुछ नहीं बन रहा है तो अभी तक क्या जाने, उसको हम जीन नहीं कहते हैं। लेकिन सोचिए यहां पर तो देखिए, यहां पर हम कहें इतने पार्ट से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रही है, तो आप इसको जीन कहेंगे। लेकिन इसके अंदर भी ये पार्ट ऐसा है बीच बीच में जिससे कुछ नहीं बनेगा, जिसको आप इंट्रॉन्स कहते हैं। तो जीन के अंदर भी कैसा क्या हो गया कि कुछ पार्ट ऐसा जिससे कुछ नहीं बन रहा, तो कैसे उसको जीन कहेंगे? तो थोड़ा सा जीन की परिभाषा जटिल बना दे रहा है, नहीं बना दे रहा है। जीन के अंदर भी कुछ हिस्सा ऐसा है जिससे कुछ नहीं बन रहा है, जबकि जीन की परिभाषा क्या है कि वो जीन उसको बोलते हैं जिससे कुछ बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दे रहा है, इसलिए डेफिनेशन को ही कॉम्प्लेक्स कर दिया स्प्लिट जीन ने। हाँ, क्या कर रहे हैं? सही होता है, स्प्लाइसिंग होती है आगे ना। क्या चीज? अच्छा, यही चीज पूछ रहे थे। प्रोटीन, देखिए सुन लीजिए ध्यान से, आप यहां से देखेंगे तो ये जो जीन है, ठीक है, प्रोटीन वास्तविक रूप से देखा जाए तो एक्सॉन से बनती है। अगर वास्तविक रूप से देखेंगे तो प्रोटीन जो बनती है वो एक्सॉन से बनती है, क्योंकि जीन के अंदर ऐसा पार्ट होता है जो किसी का इंट्रॉन्स है, जो किसी काम लायक नहीं है, उससे कुछ नहीं बनेगा, वो तो हटाया जाएगा बाद में। तो प्रोटीन वास्तविक रूप से कैसे बनती है? एक्सॉन्स। लेकिन मोटे तौर पे अगर आप कहेंगे तो जीन से बनती है, ठीक है, अगर वैसे समझाना हो किसी को तो। यहां तक समझ में आ गया? तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा जो लिखा हुआ इसमें, ठीक है। आगे है टाइप्स ऑफ द आरएनए एंड आरएनए के टाइप, थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए आरएनए के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए, आपके पास में एक mRNA मिलेगा और एक rRNA मिलेगा और एक क्या मिलेगा? tRNA, और एक मिलता है snRNA, ठीक है। इतने टाइप की आरएनए हैं। सब में देखिए सबसे बड़ा आरएनए कहा जाए कौन सा होता है? तो मैसेंजर आरएनए, सबसे लॉन्गेस्ट आरएनए, सबसे लंबाई इसी की है, ये लॉन्गेस्ट है। और सबसे छोटा आरएनए है tRNA, स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए, सबसे जब लंबाई 60 से 80 बेस पेयर, ठीक है, हो गया ये। और डिफरेंस स्टेबिलिटी बताइए किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा स्टेबल rRNA, tRNA कैसे हो जाएगा? अरे राइबोसोम के अंदर होता है rRNA। राइबोसोम किस चीज के बने होते हैं? rRNA, तो राइबोसोम के अंदर है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा उसी के अंदर है, सबसे ज्यादा समय तक rRNA टिकता है। और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होती है? mRNA, क्योंकि जब प्रोटीन बनानी होती है तो उस समय mRNA बनाया जाता है, और जब प्रोटीन खत्म हो जाती है तो mRNA खत्म हो जाता है, ठीक है। उसका काम वहीं तक सीमित है, केवल प्रोटीन तक। तो ये लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है, ठीक है।
और सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल ये है, हाईएस्ट स्टेबल, बाकी सब बीच के हैं। समझ में आया? काम क्या है एमआरएनए का? एमआरएनए क्या करता है? जैसे देखिए ये डीएनए था, इस डीएनए से एक आरएनए बन गया, इसको क्या बोले? एमआरएनए। एमआरएनए में इंफॉर्मेशन है प्रोटीन को बनाने वाली, ठीक है। तो एमआरएनए टेम्पलेट का काम करता है। एमआरएनए एक तरीके से इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। इसी के हिसाब से प्रोटीन बनेगी, कौन सी वाली प्रोटीन बननी है वो डिसाइड कौन करेगा? एमआरएनए। जैसी सूचना होगी उसमें वैसी प्रोटीन बन जाएगी। तो इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसका काम क्या होता है? ये कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि कौन सी प्रोटीन बननी है, वो इसके अंदर बंद है। आरआरएनए क्या करेगा? दो काम, अब सबके दो दो काम है, इन दोनों के दो दो काम है। आरआरएनए के दो काम कौन कौन से हैं? आरआरएनए पहली चीज राइबोसोम बनाता है। आप जो राइबोसोम पढ़ते हैं उसको किस चीज का बना होता है? दो चीजों का, आरआरएनए प्लस प्रोटीन। तो हम कहेंगे कि राइबोसोम किससे बना है? आरआरएनए से बना है और प्रोटीन से। तो आरआरएनए क्या करता है? ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम फॉर्म होता है इससे प्रोटीन के साथ मिलके। दूसरा काम क्या होता है आरआरएनए का? जब प्रोटीन सिंथेसिस आप पढ़ेंगे ना, तो दो अमीनो एसिड को जोड़ने में एक एंजाइम काम करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। वो एंजाइम यही है, आरएनए वहां एंजाइम का काम करता है। ये वाला आरएनए क्या करेगा? एंजाइम की तरह वर्क करता है। हम जानते हैं आरएनए एंजाइम की तरह काम नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आरएनए क्या है? एंजाइम का रूप भी धारण कर लेता है। तो आरआरएनए ही वो आरएनए है जो एंजाइम की तरह वर्क कर सकता है। तो ये फंक्शन करेगा, फंक्शन एज कौन सा एंजाइम? बहुत सारे एंजाइम होते हैं इसमें, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। और तीसरी चीज, आरआरएनए स्प्लाइसिंग में भी मदद करता है, क्योंकि आरआरएनए एंजाइम्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो वो स्प्लाइसिंग में भी मदद करेगा, राइबोजाइम जिसको आप कहेंगे। टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस सबने थोड़ा बहुत पढ़ रखा ना, पुली का काम करता है। टीआरएनए अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा, और कहां लाएगा? मैसेंजर आरएनए पर, ठीक है। तो कैरी द अमीनो एसिड, ये कैरी करेगा अमीनो एसिड को। दूसरा काम, ये रीड करता है। मैसेंजर आरएनए में जो इंफॉर्मेशन लगी है, कौन सी है? GUACGAU, ठीक है। उसको रीड कौन करेगा? यही रीड करता है टीआरएनए। समझ में आया? जैसे बार कोड रीडर होता है ना, बार कोड जो रीड करता है, लगाते हैं बार कोड रीड हो जाता है, तो ये रीडर है। ये मैसेंजर आरएनए में क्या लगा है सूचना, उसको रीड करेगा, ये पहचानेगा, उसके हिसाब से अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो अमीनो एसिड को लाता है और रीड करेगा, रीड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इन एमआरएनए। एमआरएनए में जो कोडॉन है उसको रीड करेगा। एसएनआरएनए क्या करेगा? एसएनआरएनए जानते हैं? कुछ छोटे छोटे आरएनए न्यूक्लियस के अंदर पड़े रहते हैं ऐसे बन करके, उन्हीं को बोलते हैं एसएनआरएनए, जो राइबोजाइम बनाने में मदद करते हैं। आप जब स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे ना, क्या चीज स्प्लाइसिंग, तो वहां इसी का रोल होता है। एसएनआरएनए क्या करता है? ये आपको स्मॉल छोटे छोटे आरएनए हैं, छोटे आरएनए कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। पूरा लिख लीजिएगा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। न्यूक्लियस में मिलने वाले छोटे छोटे आरएनए क्या बोलते हैं? एसएनआरएनए, ठीक है। क्या काम है इनका? इन्वॉल्व इन स्प्लाइसिंग, ये आपको स्प्लाइसिंग में देखने को मिलेंगे। जो स्प्लाइसिंग आरएनए की होती है वहां इनका काम होता है, ठीक है। तो ये आरएनए के टाइप्स हो गए। अब ट्रांसक्रिप्शन समझ लीजिए थोड़ा सा। अब आ रहा है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। मैकेनिज्म,
ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म। कितने स्टेप होने चाहिए? 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। पहला स्टेप क्या है? इनिशिएशन, और दूसरा स्टेप होगा इलोंगेशन, और थर्ड स्टेप होगा टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक। जैसे आपके पास ये क्या है? डीएनए है, ये 3 प्राइम एंड और ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3, इसमें से कोडिंग प्रमोटर अगर यहां लगा हुआ है तो ये क्या हो गया? कोडिंग हो गया, और ये नॉन कोडिंग, ठीक है। आरएनए किससे बनना है? ऊपर वाले से, याद रखिएगा, नॉन कोडिंग से बनता है। ये नॉन कोडिंग, जिसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। ये टेम्पलेट हो गया, इसी से बनेगा। कैसे आरएनए बनेगा? सबसे पहले क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आएगा, एंजाइम है वो यहां बैठेगा। कहां? यहां बैठेगा आकर के, ठीक। तो बैठेगा, वो कैसे पता लगेगा कि प्रमोटर कहां है? आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता लगेगा? कुछ सीक्वेंस होती है प्रमोटर में, प्रमोटर वो सीक्वेंस है, उसको पहचानेगा पॉलीमरेज, वहीं जाके बैठेगा जहां पर वो सीक्वेंस लगी है। प्रमोटर में कुछ स्पेशल सीक्वेंस होती हैं, उनको पहचान लेता है कौन है ये। लेकिन याद रखिए कि ये पॉलीमरेज ऐसे नहीं बैठता है, इसको बैठाने में एक प्रोटीन सिग्मा फैक्टर, एक सिग्मा फैक्टर होता है। तो पॉलीमरेज एंजाइम, सोचिए ये पॉलीमरेज एंजाइम बैठा नहीं है, पॉलीमरेज एंजाइम को यहां पर अटैच होना है, तो पॉलीमरेज के साथ पहले क्या अटैच होगा? सिग्मा फैक्टर। पहले वो सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच हो जाएगा, फिर सिग्मा फैक्टर उसको ले जाकर के यहां बैठा देगा। तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है? पॉलीमरेज को अटैचमेंट में हेल्प करता है प्रमोटर पर, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज अटैच करेगा या बाइंड करेगा एट प्रमोटर पर, किसकी मदद से? बाय हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। जब बाइंड कर जाएगा तो फिर इसके बाद क्या होगा? डीएनए हेलिक्स ओपन होगा, ठीक है, और इस डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। अगर यहाँ ए लगा है तो आरएनए में यू लग जाएगा, यहाँ टी लगा है तो आरएनए में ए, यहाँ सी है तो जी। तो इसी के हिसाब से एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ चला जाएगा। कौन? ये पॉलीमरेज आगे बढ़ता है। पॉलीमरेज यहां बैठा, देखिए ये पॉलीमरेज बैठा दिया मैंने एंजाइम, ये पॉलीमरेज आगे बढ़ता हुआ जाएगा और एक एक न्यूक्लियोटाइड को इसके हिसाब से जोड़ता हुआ चला जाएगा। समझ में आया? तो इनिशिएशन का मतलब पॉलीमरेज का बैठना, ये इनिशिएशन हो गया। इलोंगेशन में क्या होता है? ये इसका पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन समझते हैं? डीएनए से क्या बनेगा? अब आरएनए, आरएनए का पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है। तो इसमें इलोंगेशन में आरएनए का जो स्ट्रैंड होगा वो पॉलीमराइज होगा, पॉलीमराइज, ठीक है। आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, याद रखिए, डीएनए से। और टर्मिनेशन कब होगा? जब ये पॉलीमरेज कहां पहुंच जाएगा? जैसे ही टर्मिनेटर पर पहुंचेगा, यहां पहुंच गया तो क्या होगा? तुरंत एक फैक्टर जिसको बोलते हैं रो फैक्टर, वो खोजते हुए आ जाएगा, तुरंत इसके पास रो फैक्टर बाइंड करेगा और इसको यहां से पकड़ करके हटा देगा। क्यों? क्योंकि अब स्टेशन ये खत्म हो गया, यहीं स्टॉप कराना है, तो पॉलीमरेज को हटाने का काम कौन करेगा? रो फैक्टर, ठीक है। तो टर्मिनेशन कब होगा? बाय हेल्प ऑफ रो फैक्टर। और किस जगह पर होगा? एट टर्मिनेटर। तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा यही ध्यान रखना है चीजें। एक और चीज लिखी गई होगी, देखिए कि आरएनए पॉलीमरेज का मेन काम क्या है? पॉलीमराइज करना। अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिखा है आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइज द डीएनए। जैसे हम जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए को बनाता है, ठीक है। तो मेन काम तो इसका हुए है, लेकिन
कुछ और भी काम उसको, अगर उसके साथ में सिग्मा फैक्टर बाइंड कर जाएगा तो उसका काम बदल जाएगा, फिर वो पॉलीमराइज नहीं करेगा, फिर वो क्या करेगा, और वो प्रमोटर खोजेगा जाकर के। तो आरएनए मैं यहां लिख दे रहा हूं, पहले आप नोट कर लीजिए, आरएनए पॉलीमरेज इसका जो मेन काम है, मेन वर्क वो क्या है, पॉलीमराइजेशन है। बताइए किसका पॉलीमराइजेशन, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। हाँ, तो पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का उनको जोड़ेगा, समझ में आया। लेकिन अगर इसके साथ में ये जो दो हैं, रो फैक्टर और सिग्मा, अगर बाइंड कर गए तो वो इसकी एक्टिविटी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, वो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे, इसके काम को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, फिर वो और क्या करने लग जाएगा, प्रमोटर खोजने लग जाएगा, बाइंड करेगा। और अगर रो फैक्टर बाइंड करेगा उसके साथ में तो वो क्या करेगा, यहां से टर्मिनेटर से हट जाएगा तुरंत। तो यहां पर लिखा गया है कि रो फैक्टर सिग्मा एंड रो फैक्टर ये क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं, ठीक है, अल्टर कर देते हैं, चेंज या मॉडिफाइड कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखिए कि विच फैक्टर चेंज द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, कौन सा फैक्टर चेंज करता है उसकी एक्टिविटी को, पॉलीमराइजेशन वाली एक्टिविटी को, ये दोनों फैक्टर, फिर वो पॉलीमराइजेशन नहीं कराएगा। ये आरएनए पॉलीमरेज कैसा होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। हाँ बताइए। अब देखिए इसमें तो थोड़ा सा अलग अलग मैटर है, इसमें थोड़ा जो लिखा गया है, कुछ जगहों पर ये लिखते हैं कि हेलिकेज उसको काटता है, कुछ जगहों पर ये बताते हैं कि इसको आरएनए पॉलीमरेज सारा काम कर देता है। हाँ ये है कि इसमें आरएनए पॉलीमरेज की एक खासियत होती है कि उसको प्राइमर नहीं बनाना पड़ता है, यहां कहीं प्राइमर नहीं बनता है, वहां प्राइमर, क्योंकि प्राइमर कौन बनाता है, प्राइमेज। तो प्राइमेज किस कैटेगरी में आता है, आरएनए पॉलीमरेज कैटेगरी का एंजाइम है ना, वो आरएनए बनाने वाला ही तो एंजाइम है, जो आरएनए बनाने वाला एंजाइम उनको क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। तो प्राइमेज जो एंजाइम है, जो आपने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था, वो क्या करता है, प्राइमर बनाता है। अब चूंकि यहाँ पॉलीमरेज खुद वो बैठा वही काम कर रहा है, पॉलीमरेज तो सारा काम कर रहा है, तो यहाँ प्राइमर कोई बनाने दूसरा नहीं आएगा, यही पॉलीमरेज क्या करेगा, प्राइमर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको सोचिए, यहाँ प्राइमर नहीं बनता है। डीएनए पॉलीमरेज के साथ समस्या क्या, उसको एक OH चाहिए तब वो बैठाएगा किसी को, आरएनए पॉलीमरेज के साथ समस्या ही नहीं है, क्योंकि जैसे प्राइमेज था, प्राइमेज डायरेक्ट जोड़ता है प्राइमर को, ऐसे ये जोड़ेगा। हाँ वो जो कह रहे हैं खोलने वाला, इसको ओपन कौन करेगा, तो कहीं पर लिखा गया हेलिकेज ओपन करता है, ज्यादातर जगह पर लिखा गया है कि पॉलीमरेज ही सारा काम कर देता है। समझ में आया। तो क्लियर क्या आपको बता दिया जाएगा। अच्छा एक चीज और समझिए, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर टेम्पोररी अटैच करता है, परमानेंट नहीं रहता है। लाइन लिखा गया है इट एसोसिएट ट्रांजिस्टरी, मतलब ये ट्रांजिशनली अटैच करता है, ऐसा परमानेंट सिग्मा फैक्टर अटैच नहीं करेगा। सिग्मा अटैच करेगा, आगे बढ़ेगा, सिग्मा हटेगा, फिर लास्ट में जाकर के रो अटैच करेगा, तो ट्रांजिशनरी अटैचमेंट होता है। कुछ वर्ड लिखे गए हैं, उनको हिंदी मीनिंग भी लिख लीजिएगा। अब अगला देखिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। कितने टाइप होते हैं इसके,
प्रोकैरियोट में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सारा काम करता है, सभी तरीके के आरएनए बना सकता है। जितने भी तरीके के आरएनए होते हैं वो कौन बनाएगा? सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज अगर आप कहेंगे इन प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में क्या है? वो सिंगल टाइप का है, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है और वो कैन फॉर्म बना सकता है ऑल टाइप ऑफ आरएनए, सभी आरएनए को बनाएगा, वही सारी जिम्मेदारी उसी एक को दी गई है। लेकिन यूकैरियोट में 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज हैं। इन यूकैरियोट में क्या है? 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज? 1 2 3 आरएनए पॉल हो गया 1 और आरएनए पॉलीमरेज 2 हो गया और आरएनए पॉलीमरेज 3 हो गया। मेन जो काम है वो पॉलीमरेज सेकंड का है, मेन जो काम करता है वो कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, सेकंड, जिसको एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से क्या बनेगा? एमआरएनए। तो मेन एमआरएनए किससे बनता है? सेकंड से। अब और कौन कौन से आरएनए होते हैं बताइए बच्चा? टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, तो आरआरएनए कई टाइप का होता है, पहले तो ये जानिए। आपको जो आरआरएनए पढ़ते हैं, आरआरएनए का मतलब ऐसा आरएनए जो कहां देखने को मिलता है? इनसाइड राइबोसोम। जो क्या बनाता है? राइबोसोम को बनाने वाले आरएनए को बोलते हैं आरआरएनए। प्रोकैरियोट की अगर बात करेंगे, किसमें? प्रोकैरियोट में, तो कितने टाइप के आरआरएनए होते हैं? तो आपको मिलेंगे 5s 16s 23s आरआरएनए, यही तो होता है ना, 5s 16s 23s आरआरएनए प्रोकैरियोट में। लेकिन अगर यूकैरियोट की बात करेंगे तो वहां पर होता है 5s 5.8s, ठीक है, 16 की जगह 18 हो जाएगा, 18s 28s, इतने टाइप के आरआरएनए हैं। तो प्रोकैरियोट हम पढ़ नहीं रहे हैं। प्रोकैरियोट में सभी टाइप का आरएनए, चाहे कोई भी आरआरएनए हो या कोई भी टीआरएनए हो, सारा कौन बनाएगा? एक सिंगल। लेकिन यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या क्या बना सकता है? तो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा? 28s, ठीक है, और 5.8 ये लिखा ना, और 18। 5s नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा। 5s को छोड़ करके बाकी सारा आरआरएनए यही बनाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 5.8s और 18s वाला और 28s आरआरएनए। समझ में आया? कितने टाइप के आरएनए इससे बनेंगे। 5s वाला किससे बनता है? पॉलीमरेज 3 से, ठीक है। हाँ, तो इस पर 3 वाले पे लिखिएगा। जो बचा है कौन सा वाला बचा? 5s आरआरएनए, ये बच्चा। और एक और बचा हुआ है, कौन सा है? टीआरएनए। टीआरएनए भी इससे बन जाएगा। और कौन सा बच्चा है? एसएनआरएनए, एसएनआरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, छोटा वाला, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज 3 से ये सब आरएनए बन जाएंगे, ठीक है। इसमें ध्यान यही रखना है कि पॉलीमरेज 1 केवल आरआरएनए बनाता है, एक को छोड़ देंगे, कौन सा वाला? 5s को हटा दीजिएगा बस, बाकी सारा आरआरएनए इसी से बनेगा। सेकंड वाला एमआरएनए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वाले में थोड़ा सा दिक्कत है, तो 5s जो यहां से छूटा वो 3 वाले में आएगा, ठीक है। और टीआरएनए बच्चा, और एक टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक, जिसको आरएनए स्प्लाइसिंग। थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आगे वो 5 मिनट और, बस 5 मिनट और समझ लीजिए ताकि आगे वो कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं समझाना है। आपने ये समझ लिया कि डीएनए से क्या बन चुका था? आरएनए बन गया ना आरएनए। कैसे बना?
डीएनए पर प्रमोटर और टर्मिनेटर बीच में आरएनए पॉलीमरेज आया, यहां बैठ गया आरएनए पॉलीमरेज। किसकी मदद से बैठा? सिग्मा फैक्टर। बैठने के बाद में आगे बढ़ा और इसके हिसाब से जो टेम्पलेट वाला है, टेम्पलेट उसके हिसाब से, जैसे अगर यहाँ ए है तो जो आरएनए बना रहा है उस आरएनए में यू लगाया, जी है तो सी बना दिया। और जैसे बनते बनते जैसे टर्मिनेटर आएगा तो पॉलीमरेज जब यहां पहुंच जाएगा तो क्या होगा, ये पॉलीमरेज को एक रो फैक्टर आएगा, उसको पकड़ करके खींच लेगा और यहां से हटा दिया जाएगा, मतलब अब टर्मिनेशन हो गया, अब नहीं बनना है। और ये आपके पास क्या मिल गया, एक मैसेंजर आरएनए बन गया। भाई मैसेंजर आरएनए नहीं, वो कुछ भी आरएनए बन सकता है, किसी भी टाइप का आरएनए हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हो एमआरएनए बने, कोई भी आरएनए बन सकता है। यूकैरियोट देखिए, प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में थोड़ा सा अंतर ये कि प्रोकैरियोट में रो फैक्टर होता है और सिग्मा, लेकिन यूकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर, मतलब इनिशिएशन शुरुआत कराने में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। यूकैरियोट में सेवरल इनिशिएटिंग फैक्टर होते हैं, प्रोकैरियोट में एक फैक्टर होता है सिंगल, कौन सा होता है, सिग्मा, जो शुरुआत कराने में मदद करता है। वहां पर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो उसको आगे ही समझ लीजिएगा क्योंकि वो पूरा एक टॉपिक है, आरएनए स्प्लाइसिंग समझाना है। और कोई समस्या हो तो बताइए। 10 नंबर का क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से आता है, इसलिए चैप्टर बड़ा है, इसको इत्मीनान समझाना है। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं। हाँ, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस होती है, टाटा बॉक्स होता है, एटी रिच सीक्वेंस को बोलते हैं टाटा बॉक्स, एटी रिच सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, तो वहीं पर जैसे टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है ना, प्रमोटर में किस जगह पर जाकर के पॉलीमरेज बैठेगा वो टाटा बॉक्स होता है, समझ गया। अच्छा एक चीज बताइए, डीएनए जो होता है, ध्यान सुन लीजिए, एक क्वेश्चन बता दीजिए, डीएनए है, ओआरआई जगह आपको पता लग गया ना, डीएनए में ओआरआई साइट क्या होती है, जहां से डीएनए खुलेगा, जहां पर हेलिकेज आकर के बैठेगा उस जगह को क्या बोलेंगे, ओआरआई। ये ओआरआई में जीसी ज्यादा होता है कि एटी ज्यादा होता है, एटी, क्योंकि एटी 2 स्ट्रैंड, जीसी में 3, तो ओआरआई आर एटी रिच सीक्वेंस, एटी रहेगा तो काटना उसको आसान रहता, जीसी को काटना कठिन काम है, समझ में। ठीक है, तो आगे पढ़ के आएंगे, जेनेटिक कोड भी पढ़ के आइएगा और स्प्लाइसिंग वाला भी पढ़ के आइएगा, और सवाल भी साथ साथ करते रहिए जितना टॉपिक हो जा रहा है।